हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और कल की क्लास में हमारा जो कि प्रस्तावना वाला पोर्शन था वो चल रहा था। हम प्रस्तावना का अर्थ है वो समझ रहे थे एक एक शब्द का। और मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। होमवर्क मैंने आपको दिया था कि समाजवाद व साम्यवाद में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक पेज पे आपको लिखना है, टेलीग्राम पे सेंड करना है। वहां पे जो कि हम मिलके आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हम जो कि यहाँ पे क्लास में PYQ करते हैं। मान लो कोई टॉपिक है, मान लो प्रस्तावना वाला पोर्शन है, प्रस्तावना वाला इतना सा टॉपिक है, उसमें जो कि प्रीलियम्स वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, और जो कि मेंस वाले क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पे करते हैं एकदम आंसर राइटिंग के साथ। तो आप जाओ और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और हम जो कि हमारा पढ़ते हैं वापस प्रस्तावना। तो हमारा चल रहा था प्रस्तावना। एक बार फटाफट से इस बात पे हो जाए प्रस्तावना का रिवीजन। तो चलो देखते हैं। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए समस्त नागरिकों में व्यक्ति गरिमा और जो कि राष्ट्र की अखंडता को स्थापित करने के लिए आज इस संविधान सभा में 29 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी है प्रस्तावना। आ जाओ, कल मैंने आपको कुछ जो कि शब्द है उसका अर्थ बता दिया था। कौन कौन से? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र गणराज्य का नहीं बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे गणराज्य क्या होता है। ये ऊपर वाला 4 है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आज वाली बात आती है अपनी गणराज्य क्या होता है। तो चलो देखते हैं गणराज्य क्या होता है। भारत गणराज्य है या नहीं? भारत है जो कि भारत एक गणराज्य देश है। सबसे पहले देखते हैं गणराज्य क्या होता है। मान लो कि भारत का कोई भी देश का XYZ कोई भी देश का मान लो एक अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो हमारे तो भारत में राष्ट्रपति है। भारत का एक राष्ट्र का एक अध्यक्ष है, वो निर्वाचित होना चाहिए, यही गणराज्य है बस। जैसे कि भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होकर आता है। ऑफकोर्स भारत है जो कि गणराज्य। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में जो कि गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में भाई जो कि लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं, वहां पे राजतंत्र है। ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन का जो कि मुखिया होता है, एकदम से ब्रिटेन का मुखिया होता है, ऐसे मान लो अध्यक्ष होता है, वो निर्वाचित नहीं होता, तो वो मनोनीत होता है। मनोनीत भी नहीं होता, वहां पे राजतंत्र है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो वहां पे लोकतंत्र तो है ना, ऑफकोर्स वहां पे लोकतंत्र है। सरकार पूरी निर्वाचित होकर आती है लेकिन वहां का अध्यक्ष वो निर्वाचित नहीं होता, वो एकदम से राजा का बेटा, राजतंत्र है वहां पे। ये थोड़ी सी और सब में लोग गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन का एक है वेरई का, इन देशों में है जो कि गणराज्य है। गणराज्य नहीं है वहां पे लोग सीधा का सीधा है, जो कि राजतंत्र होता है। वहां पे अध्यक्ष है वो मनोनीत निर्वाचित होके नहीं आता, बाकी सरकार निर्वाचित होके आती है। भारत है लोकतंत्र है, गणराज्य ऑफ कोर्स। तो हम थोड़ा गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी गणराज्य। ऊपर वाला आपको याद हो गया होगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। आगे वाला है हमारा गणराज्य। तो देखते हैं गणराज्य बात करूं तो मैं, यानी कि भारत है एक गणराज्य। इस लाइन को हम बाद में लिखेंगे। एस का मतलब है गणराज्य, यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हो। ये होता है भाई, एक शब्द में लिखें तो ये वाला। जैसे कि भारत है, भारत ऑफकोर्स लोकतंत्र है और गणराज्य भी है।
ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है, लेकिन भाई साहब गणराज्य नहीं है, गणराज्य नहीं है। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोकतंत्र भी हो सकता है गणराज्य भी नहीं है। इसका मतलब पूरी सरकार तो निर्वाचित होकर आती है, लेकिन इसका अध्यक्ष है वो निर्वाचित नहीं होकर आता है। एक है मान लो एक देश, वरी ये भी है जो कि लोकतंत्र नहीं है, सॉरी गणराज्य नहीं है, गणराज्य नहीं है। ये थोड़ा गणराज्य वाला थोड़ा सा ध्यान में देख लेना। यानी मान लो कि ये हमारी पूरी की पूरी, ये मान लो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष, या सीधा ही लिख लो अध्यक्ष। अध्यक्ष ये है ना जो कि अध्यक्ष, ये तो सिर्फ मान लो कि राजा का बेटा राजा होगा और कोई नहीं होगा। ये पूरी की पूरी नीचे सरकार है ना, सरकार ये निर्वाचित होके आती है, ये निर्वाचित होके आती है, लेकिन अध्यक्ष है वो निर्वाचित नहीं होता भाई साहब। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना गणराज्य वाला। अब हमारा यानी कि प्रमुख 5 नाम है वो तो हो गए। संपूर्ण भारत है जो कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑफ कोर्स है भाई, ये बातें हमारी हो गई। अब बचे 3 न्याय, और तो मैंने आपको एकदम डिटेल से बता दिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और देख लो। न्याय ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो इसको ले सकते हो। फिर हम आगे चलें। हाँ आगे हमारा आता है जो कि न्याय, यानी कि हमने जो कि न्याय आता है। फिर हमारा न्याय को एक बार और देख लेते हैं कि न्याय हमारे कितने प्रकार के होते हैं। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। ये फटाफट देख लो। और वो जो कि स्वतंत्रता वाला है और समानता वाला है वो तो एक एक नाम है। ये थोड़ा सा समझने लायक 2 बातें इनकी लिखनी थी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं। इन तीनों को एक बार थोड़ा थोड़ा 2 लाइन इसके बारे में लिख देते हैं, क्या पता मिनट्स में कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो भाई 2 बातें इन दोनों की लिख लेते हैं, तीनों की लिख लेते हैं। तो हमारी गणराज्य के बाद में पहली हेडिंग होगी जो कि सामाजिक। तो पहली हेडिंग होगी हमारी सामाजिक, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करूं तो सामाजिक यानी कि किसी में जो कि भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक आगे वाली हेडिंग है हमारी सामाजिक, सामाजिक न्याय। भारत है जो कि किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा। मतलब भाई कोई मान लो किसी की भी जाति का हो, किसी का भी उसका रंग हो, यानी कि जाति हो, लिंग हो, पुरुष हो, महिला हो, रंग हो, किसी के आधार पर भेदभाव तो किया नहीं जाएगा। ये होता है सामाजिक। यानी कि सामाजिक इस न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, रंग, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जाति हो गई, लिंग हो गई, रंग, उसका रंग हो गया, यानी कि आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। दूसरे वाला है हमारा आर्थिक न्याय। सामाजिक हो गया, फिर आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय और क्या कहता है, पहले वाला तो हो गया। यानी कि 3 पॉइंट ये याद रखना कि जो कि जाति है, लिंग है, रंग है, जो एक नस्ल और लिख लो, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरे वाला है, आगे वाला है हमारा जो कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या कहता है उसके बारे में 2 बातें लिख लेते हैं। यानी कि ये वाला इसमें सामाजिक तौर पे, इसमें आर्थिक तौर पे हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि किसी का मान लो वेतन है और किसी का मान लो वेतन है
और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव तो किया ही नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो किसी के खाते में है, जो कि मान लो सबके खाते में 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, मान लो कि SC ST वाले को 10,000 रुपए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? इसका मतलब किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वेतन है, मान लो कोई मान लो नौकरी वगैरह है, आर्थिक रूप से ऐसे मान के चलो भाई, आर्थिक रूप से है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक रूप से कोई भी कैसी भी यानी कि उसकी स्थिति है वो कैसी हो। वाणिज्य रूप में एक वो लिख लो, नौकरी में, वाणिज्य में किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, हमारा संविधान है वो। आधार पर भेदभाव नहीं। दूसरे वाला आता है राजनीतिक, तीसरे वाला है राजनीतिक। ये और क्या होता है? राजनीतिक की बात करूं तो मैं, राजनीतिक का मतलब जैसे कि मान लो आप चुनाव लड़ रहे हो, तो ऑफकोर्स लड़ सकते हो। तो भाई साहब मैं इस जाति का हूं, कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़ सकते हो। यानी कि आपको चुनाव लड़ने की, मतदान देने की, निर्वाचन करने की सारी की सारी किसी में भेदभाव नहीं किया। अगर गरीब से गरीब बंदा चुनाव यानी कि निर्वाचन कर रहा है, अपना मत दे रहा है, तो अमीर से अमीर है वो भी अपना मत देगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा। बस जो कि मान लो कोई व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति मान लो चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऑफकोर्स लड़ सकता है। बस उसके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता हम आगे देखेंगे भाई कौन से चुनाव में कितनी योग्यता होनी चाहिए। इतना इसका मतलब है कि बस योग्यता होनी चाहिए आपके पास, पढ़े लिखे, आपके पास उम्र होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। तो मान लो आर्थिक में, राजनीतिक में देखें तो चुनाव लड़ सकते हो, मतदान कर सकते हो, चुनाव या इसमें एक और लिख लो निर्वाचन, मतदान कर सकते हो। इसके लिए क्या होनी चाहिए? आपके पास योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अमीर गरीब जाति वगैरह इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बस आपके पास तो योग्यता हो। ये हमारी राजनीतिक है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक में देखें तो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक में देखें तो किसी का मान लो वेतन है, किसी को मान लो बोनस मिल गया, मान लो 2 व्यक्ति है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, एक मान लो कोई जाति का है, एक मान लो काला है, एक गोरा है, नहीं भाई किसी के साथ भेदभाव। इसको बोनस मिल रहा है तो इसको भी बोनस मिलेगा, दोनों को एक समान मिलेगा। वाणिज्य के तौर पे किसी के नौकरी के आधार पर, ऐसा नहीं कि भाई एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई एक को नहीं मिली। राजनीतिक चुनाव हो, मतदान हो, योग्यता है, सबको एक समान होगी। ये भाई थोड़ा न्याय है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और हम जो कि स्वतंत्रता है हमारी, स्वतंत्रता, इसमें तो कोई लिखने जैसी कोई बात ही नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को, और जो कि धर्म की, उपासना की, यही स्वतंत्रता है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और सबको समान अवसर मिलेंगे, ये हमारी जो कि समानता है। तो ये जो कि लिखने 2 लाइन लिखने के लिए हमारे पास यही था। अब हम जो कि सारी की सारी हैं एक बार हमने देख लिए, क्या कि भाई इनके एक एक परिभाषा के रूप में हमने देख लिया कि भाई प्रस्तावना में इतने इतने नाम है, इसके जो कि परिभाषित कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बता दो फटाफट से, फिर हम आगे चलें। बता दो। इसका हो गया तो आगे चले, इसका हो गया तो आगे चले। हम देख लो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया हमारा। अब हम चलते हैं भाई। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो बता दो। सबसे पहले देखिए 1960 में एक समझौता हुआ जिसका नाम है बेरुवारी वाद। बेरुवारी वाद कब हुआ? 1960 में हुआ। इसमें जो कि उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई ये है संविधान का भाग नहीं है,
प्रस्तावना है, संविधान का भाग नहीं है। एक दो परिभाषा भी याद रख लो कि भाई प्रस्तावना है, संविधान की कुंजी है, ये भी थोड़ा सा याद में रख लेना। परिभाषा है प्रस्तावना की। बेरुवारीवाद 1960 में इसमें है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, इसमें आप संशोधन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये संविधान का भाग है ही नहीं। हम आगे देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन, एक दो शब्द भी जोड़े गए थे उसमें, वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। बेरुवारीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि, मैं लिखूंगी आप अपने आप समझ जाओगे, दिया कि जो कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें जो कि संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? यानी कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान से अलग है। इसमें आप जो कि ये जो आप संशोधन वगैरह करना चाहते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। ये देख लो भाई, बेरुवारीवाद है 1960 वाला, इसको थोड़ा सा देख लो, फिर हम आगे चलें। हाँ, ये थोड़ा सा ही देख लेना आप, 1960 वाला। एक और हुआ 1973 में, एक हुआ केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ साहब? ये हुआ भाई 1973 में। इसमें क्या है साहब? इसमें है जो कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया ना, उसका उल्टा कर दिया। यहाँ पे कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का ही भाग था हमेशा ही, यानी कि इसका जस्ट उल्टा कर दिया। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, इसमें कहा भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें आप जो कि संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मान लो इसमें जो कि मूल रूप से ढांचा है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि भाई मान लो न्याय है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और भारत की जो बातें कही गई है संविधान में कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य लोकतंत्र ऐसा होना, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रारूप है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और कोई शब्द जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, लेकिन घटाना नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ये थोड़ा सा याद रखना। 1973 में इसमें संविधान उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग बताया, संविधान का भाग बताया। इसमें यानी कि प्रारूप में, प्रस्तावना के प्रारूप में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, एक में कह दिया है और एक में कह दिया नहीं है। नहीं किसमें कहा? बेरुवारीवाद कब? 1960 में। कहा किसमें? केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें उच्च न्यायालय ने कहा भाई प्रस्तावना संविधान का भाग तो हमेशा ही था, अब क्या बता रहे हो, इसमें प्रारूप में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रस्तावना में पहला है जो कि संविधान संशोधन है, वो कब किया गया उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये फटाफट से आप लिख लो। ये हो गया, तो फिर हम एक है जो कि संविधान संशोधन है वो करवा दें। एक संविधान संशोधन करवाते हैं हम, 42वां संविधान संशोधन। ये हो गया, तो आगे चले। एक हम जो कि संविधान संशोधन करवाते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1973 है। ये तो प्रस्तावना से संबंधित मीटिंग ही मान लो। एक है भाई 42वां संविधान संशोधन।
42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में। क्या कहा गया भी इसमें? 1974 में तो हो गया, इसमें कहा क्या गया? 42वां संविधान संशोधन एक्चुअली 1976 में हुआ था। 1976 में इसमें क्या कहा? इसमें संविधान सभा में 3 शब्द और जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो अखंडता, एक पंथ निरपेक्षता, एक इसका दूसरा नाम है धर्म निरपेक्षता, और एक समाजवाद। ये 3 शब्द फिर जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान 1976 में। अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, समाजवाद है, ये बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता क्या है भाई? जो कि भारत है, जो कि संपूर्ण भारत प्रभुत्व समान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि समाजवाद भी आ गए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता ये भी आ गए। यानी कि ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की थोड़ी बहुत आलोचना कर दे, बुराई करें, तो संविधान की बुराई क्या क्या है भाई इसमें? एक तो भाई हमारे प्रस्तावना हमने खुद ने नहीं बनाई, तो एक बात याद रखना, एक तो हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो अमेरिका से ली गई है। हम देखेंगे कि भाई जो कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं, कौन कौन सी चीजें बाहर से ली गई है। एक तो ये याद रखना कि भाई हमारी प्रस्तावना, इसको हम आगे और देख लेंगे। एक तो हमारी जो कि प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, कहां से ली गई? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में है ऐसा। और वो वाला, और सारा का सारा नीचे का सारा प्रारूप है ये ऑस्ट्रेलिया से ले गया। बाकी सारा प्रस्ताव यानी कि प्रारूप, प्रस्तावना का प्रारूप, प्रस्तावना का प्रारूप ये कहां से लिया गया? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। लो, ये हमारी थोड़ी सी संविधान के बारे में बातें हो गई, प्रस्तावना के बारे में। सॉरी, प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना के मैंने आपको एक एक शब्द के अंतर सब जो कि अर्थ बताए, ये आपको याद होने चाहिए। और मैंने क्या बताया? और भाई मैंने 2 आपको बताया, एक कमेटी बता दी कि भाई संविधान में प्रस्तावना का भाग है या नहीं है। बेरुवारीवाद 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है। 3 शब्द 1973 में जोड़ दिए। आलोचना करें तो हम भारत के लोग हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना का प्रारूप है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। और हम करें तो भाई और है, इसमें 2 शब्द का एकदम मतलब नहीं बताए गए। तो किसका? एक तो पंथ निरपेक्षता का, एक समाजवाद का, इसका एकदम संपूर्ण मतलब है वो नहीं बताया गया। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि इसमें है जो कि आलोचना की बात कर रहे हैं हम, कि प्रस्तावना में एक तो ये पंथ निरपेक्षता, या आप इसको धर्म निरपेक्षता भी लिख सकते हो। पंथ निरपेक्षता व समाजवाद का मतलब नहीं बताया, अर्थ नहीं बताया गया, अर्थ नहीं बताया गया। ठीक है भाई। और हम बात करें तो भाई संविधान है मौलिक नहीं, प्रस्तावना है मौलिक नहीं है। मौलिक कैसे नहीं है? प्रस्तावना मौलिक नहीं, जैसे कि हमारी अनुच्छेद है, अनुच्छेद एकदम से मौलिक है, उसी प्रकार यह प्रस्तावना हमारी मौलिक नहीं है। ये कुछ आलोचना हो गई, इसको भी याद रख लेना। यानी कि हमारी संविधान के प्रस्तावना के बारे में कुछ कुछ यानी कि सारी बातें हो गई, और तो कोई बची नहीं है। मैंने आपको बता दी सारी की सारी, एक एक शब्द का मतलब बता दिया, आलोचना बता दी। और एक 42वां संविधान संशोधन है वो किया गया था 1976 में, 2 है, इसकी कमेटी बनी थी। अब आपको प्रस्तावना एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। आपको अगर नींद में पूछे कि भारत की प्रस्तावना, हाँ बता सकता हूँ, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
भारत को एक प्रभुत्व समान समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए और जो कि सब व्यक्तियों में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सारे के सारे व्यक्तियों को राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए आज संविधान सभा में एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम तथा आत्मनिर्भर करता हूँ। थैंक यू भाई। ये हमारी कुछ बातें प्रस्तावना के बारे में आपको याद होनी चाहिए। अब हम जो कि अनुसूची स्टार्ट करने वाले हैं, अनुसूची भारत की मान लो अनुसूची है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, क्या कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। वो वाला तो पॉइंट है वो हमारा रह चुका है अभी तक, उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो कि भारत का जो उधार का थैला कहते हैं वो इसे क्यों कहते हैं। एक बात तो पहले वाली ये लिखो कि ये हमारा हो गया, तो भाई ये तो हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा सा टॉपिक बता दूं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। चलो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 ये क्या कहना चाहता है, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमारा मैं कौन सा बताना चाहती थी आपको, हाँ भारत सरकार अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम कब बना, 1935। क्या ये है क्या, ऐसे मान लो कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए एक छोटा सा संविधान बनाया था। जितने भी एक्ट थे वो इसके आधार पर लागू होते। स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार का ये एक्ट है वो इसके आधार पर बनता। ऐसे मान लो हमारा एक छोटा सा संविधान था, इसमें लगभग जितने भी मान लो अनुच्छेद है वो इसी के आधार पर संविधान में टेके गए हैं। जैसे कि 90 से लेके 225 तक है, 125 तक है, वो सारे के सारे यहीं से लेके गए। तो थोड़ा सा लिखते हैं कि यह ब्रिटिश इंडिया का संविधान, यानी कि ऐसा मान लो कि आम भाषा में लिख लो कि ब्रिटिश इंडिया का एक्ट था, ब्रिटिश इंडिया का अधिनियम था, जिसके द्वारा भारत में कानून लागू किए जाते, एक्ट बनाए जाते, वो इसी के आधार पर बनाए जाते थे, कानून लागू किए जाते। जैसे कि अधिकतर हमारे संविधान है, अधिकतर हमारे अनुच्छेद है वो यहीं से लिए गए, अधिकतर अनुच्छेद, हाँ अधिकतर अनुच्छेद है हमारे यहीं से लिए गए। जैसे कि 95 से लेके 250 तक, 95 से लेके 250 तक अनुच्छेद लगभग यहीं से लिए गए, लगभग यहीं से लिए गए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इससे क्या क्या लिया गया वो हम देखते हैं। अगर मैं बताऊं कि इससे हमारे संविधान में लिए क्या क्या है, एक तो बताऊं मैं आपको परिसंघीय ढांचा और राज्यपाल, वो यहीं से लिए गए। राज्यपाल का पद यहीं से लिया गया। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो यहीं से ली गई है भारत सरकार अधिनियम से। और बताऊं तो जो कि हमारा निम्न सदन के सदस्यों की एक मीटिंग होती है वो यहीं से ली गई है। और संघीय, हाँ यूपीएससी निम्न सदन के सदस्य वो यहीं से लिए गए हैं। और हम बात करें तो ऐसे मान लो कि परिसंघीय ढांचा, प्रशासनिक ढांचा वो भी यहीं से लिया गया। प्रशासनिक ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन
वो यहीं से लिया गया है साहब। और कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से देश से कौन कौन से क्षेत्र वो चीज है वो ली गई है, कि डीपीएसपी मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना का प्रारूप है, और प्रधानमंत्री की सीट, ये सारी की सारी मैं आपको बता दूं। परिसंघीय ढांचा राज्यपाल है, यूपीएससी है, निम्न सदन के सदस्यों, प्रशासनिक ढांचा है, न्यायिक पुनरावलोकन है। और हम बात करें तो महालेखा, महालेखा वह जो कि महालेखा ही लिख लो आप। और आपातकालीन के समय, आपातकालीन महाभियोग, महाभियोग तो यहाँ से नहीं लिए गए, लेकिन मैं आपको कल बता दूंगी। ये हमारे कुछ है, कुछ हमारे संविधान में एज इट इज ऐसे के ऐसे उतारे हैं। ये सारे के सारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई। याद रखना, परिषद के ढांचा, न्यायिक जो कि राज्यपाल का पद, यूपीएससी, निम्न सदन के सदस्यों, प्रशासनिक ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन, महाकालीन, महालेखा, महालेखा व जो कि परिसंघीय, महालेखा व परिसंघीय ढांचा वो यहीं से लिया गया। और आपातकालीन, ये सारे के सारे हम यहीं से लिए गए। ये थोड़ा सा आप याद रखना। कल मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगी कि भाई भारत को है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। ये बातें हम कल करेंगे। और आज जाने से पहले आपको क्वेश्चन तो एक दे दूं आपको, एक तो प्रस्तावना तो आपको किसी को याद नहीं है, वो याद करके आना। और भाई प्रस्तावना के मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखना हो कि प्रस्तावना पर एक विस्तृत लेख लिखना है आपको। प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। प्रस्तावना में एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो भी आप उसमें ऐड कर देना, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपका आज का क्वेश्चन है कि प्रस्तावना पर एक विस्तृत लेख लिखो। तो आप जो कि आंसर राइटिंग करके लेके आना, और जिसने आंसर राइटिंग कर ली वो टेलीग्राम पर मैं उसका जो कि मेंस वाला क्वेश्चन है वहां पे चेक करूंगी। प्री वाले हम यहाँ पे कर लेंगे। कल मैं आपको डिस्कस बताऊंगी कि यहाँ से पीछे वाला हमने जितना पढ़ा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। आज है जो कि हमारा क्लास का टाइम हो गए। और आज के लिए इतना ही। जिस किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और टेलीग्राम वाला भी ज्वाइन कर ले। तो चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।